लेट्स स्टार्ट विथ चेकिंग योर होमवर्क क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस होमवर्क के थे? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, पहले ये चेक कर लेते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। तो हमें स्टेज 2 यहाँ पे फॉलो करना है। क्या बोला है उन्होंने? पहला, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 was passed through the sales day book. Okay, so there was a credit purchase of 2800. It was passed through sales day book. बाप रे. Okay, rectification entry क्या मारी है पूनम? पूनम, अच्छा शायद से नेटवर्क इशू। गरिमा, रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एक्चुअली वैसे नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि अ क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 इफ इट वाज पास्ड थ्रू सेल्स डे बुक, तो आइडियली एंट्री तुम्हारी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगी ना। नहीं नहीं, रुको एक सेकेंड, में बताती हूँ कैसे आएगा। वैसे ही आना चाहिए। ये देखो, सपोज तुमने गरिमा, मैंने परचेज किए थे गुड्स सपोज एक्स से, ठीक है। अब मैंने आइडियली कहाँ पे लिखना चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन मैंने ये गलती से सेल्स बुक में लिखा है। तो अगर मैंने सेल्स बुक में लिखा है तो वहां पे मैंने किसी का नाम तो लिखा ही होगा एक्स का। तो एंट्री क्या गई होगी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे एक्स को डेबिट जा रहा है, सेल्स को क्रेडिट जा रहा है, और सेम अमाउंट से, मतलब अमाउंट इसका जो भी है वो सेम है। तो इसका मतलब सस्पेंस स्टोरी में आएगा ही नहीं। मुझे परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, उसके बाद सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, और एक्स को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली उसका जो, मतलब उसका जो डेबिट गया है वो कैंसिल करने के लिए एक बार, और उसे जो क्रेडिट जाना चाहिए उसके लिए एक बार। सो एंट्री शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, हियर यू शुड यूज द वर्ड सप्लायर एंड नॉट कस्टमर, क्योंकि जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं वो सप्लायर होता है। आर वी क्लियर विद दिस? नहीं नहीं, गलत है एंट्री। करेक्ट एंट्री लिखो। करेक्ट क्या जाना चाहिए था, रॉन्ग क्या गया है, और फिर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। डायरेक्ट एंट्रीज मत मारो। पूनम ज्वाइन नहीं हो पा रही है क्या? और बीआरएस की टेस्ट संडे को लिखनी है। हम्म, हाँ तो अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम होमवर्क कर ले, आगे के क्वेश्चंस भी खत्म करने हैं, 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म करना है। चलो जाओ आगे। ये सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? ओके। Goods of the value of rupees 2000 returned by Mr. Gupta, they were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. ठीक है, क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री मारी है संजोत?
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, पहले देखते हैं कि ये करेक्ट है क्या। आइडियली तुम्हारा सेल्स रिटर्न हुआ था गुप्ता से, तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। ओके, रॉन्ग इफेक्ट्स क्या गए हुए हैं, वो सेल्स बुक में एंटर किया है, इसलिए एक्चुअली गुप्ता टू सेल्स जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट हुआ है और गुप्ता को भी क्रेडिट ही किया गया है। जब रॉन्ग इफेक्ट्स में दो क्रेडिट आते हैं, मुझे तभी समझ जाता है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस आने वाला है, क्योंकि इस मिस्टेक ने ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं किया है। अब इसको मुझे करेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँ, सेल्स रिटर्न को डेबिट दे दूँ, क्योंकि वो गया ही नहीं है, जाना चाहिए था, सेल्स को डेबिट दे दूँ, ओके, और गुप्ता गुप्ता कैंसिल हो जाएगा टू सस्पेंस, क्योंकि गुप्ता को क्रेडिट जाना चाहिए था और वो क्रेडिट ही गया है। करेक्ट है संजोत एंट्री, सबको क्लियर है? yes. चलो, सो लेट्स गो अहेड। Rupees 2,600 stolen by an ex-employee stood debited to suspense account. Okay. Rupees 2,600 stolen by an ex-employee. तो तुम उसकी एंट्री क्या मारोगे, पहले करेक्ट एंट्री सोचो हमेशा। करेक्ट एंट्री तुम्हारी आनी चाहिए थी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बाहर चली गई और हमारा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया है ये, 2,600 का। राइट, अब रॉन्ग इफेक्ट्स क्या गए हैं, इट इज डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट बोल रहे हैं, वो सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है। उन्होंने एंट्री ऐसे मारी है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कैश को बराबर से क्रेडिट गया है। अब मुझे ये रेक्टिफाई करना है, तो मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ, डाल सकते हैं कोई, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बहुत कम देखा है सस्पेंस अकाउंट यूज होते वक्त, बट यस ऐसे हो सकता है कभी कभी कि कोई ट्रांजैक्शन का सेकेंड इफेक्ट कुछ पता ही नहीं चल रहा है तुमको, तो टाइम बीइंग वो सस्पेंस में डाल सकते हैं, बट इट इज नॉट आइडियली अ गुड अकाउंटिंग। बट अगर नहीं ही पता चल रहा है तो इट इज ओके कि अगर आप सस्पेंस में डालो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि बाद में वो सस्पेंस क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, राइट, यस, सबको क्लियर है ये, किसी ने करेक्ट एंट्री मारी थी? अरे वाह, गुड। नहीं मारी थी तो भी ठीक है, थोड़ा सा अलग था ये। नेक्स्ट, ₹3,000 received from a customer as an advance against order was credited to sales account। ओके, भूषण मुझे बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट ये एडवांस है, अक्रूवल। इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस इट इज अर्नड। अगर आपने कमाई ही नहीं है इनकम, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सामने वाले को गुड्स अभी तक दिए ही नहीं है, शायद से सर्विस दी नहीं है, तो मैंने ये इनकम कमाई नहीं है, तो मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकती हूँ। मुझे वो दिखाना पड़ेगा कि दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो कैश इज कमिंग इन, और जब तक मैं वो माल नहीं देती, मेरी ड्यूटी पूरी नहीं करती, तब तक ये मेरे लिए लायबिलिटी है एक्चुअली। सो दैट इज वाई टू कस्टमर, कितना आएगा वो, अमाउंट था 3,000, लेकिन उन्होंने गलत एंट्री क्या मारी है, कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स, उन्होंने डायरेक्ट सेल्स बोल दिया। अरे अभी तक आपने गुड्स दिए नहीं या सर्विस दी नहीं, आप कैसे उसको सेल्स बोल सकते हो? अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको सेल्स अकाउंट को डेबिट करके कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आर वी क्लियर अबाउट दिस? समझ रहा है? हाँ, ये क्या होगा? ये ना एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि क्लेरिकल एरर नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है क्या कि उसका ओवरलुक हो गया, नंबर देखने में गलती हो गई, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। देखो, this is not because he is continuously he is recording the transactions, उसकी वजह से ये नहीं है। He does not know that when income is to be recorded, so this is error of principle actually. They can ask such questions, especially छोटे छोटे questions कहाँ पे आ सकते हैं? अब तक इंस्टीट्यूट जो ट्रू और फॉल्स पूछता है 12 मार्क का विद रीजंस, उसमें कभी कभार ऐसे आ सकता है। Next, a sum of rupees 800 written off as depreciation on machinery were not posted to depreciation account. किया है क्या ये तुम लोगों ने सॉल्व? कि इसको ना तुम पेंडिंग रखो, डेप्रिसिएशन चैप्टर के बाद तुम्हें ये समझ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये हम कर लेंगे। बाद में डिस्कस कर लेते हैं आयुष, क्योंकि वो वापस ना मुझे डेप्रिसिएशन का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Purchase of scooter was debited to conveyance account rupees 16,000. Firm charges 10% depreciation on vehicles. आया ये, रुको ये मैं बताती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आता 2-3 बार, ये मॉड्यूल में भी आएंगे ऐसे 1-2। हाँ हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ, हम चेक करते हैं। देखो, परचेज ऑफ स्कूटर, आइडियली मैंने स्कूटर खरीदा, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैरन, व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री? तू कैरन है क्या? कैरन को पूछ। वो फोटो बॉम्ब कैसे होता है? वैसे तूने आंसर बॉम्ब किया है। फोटो बॉम्ब कैसे होता है? अरे फोटो बॉम्ब पता है तुझे? नहीं, अरे किसी का फोटो निकालते वक्त जानबूझ के तुम बीच में हाथ डाल देते हो या अपना मुंह डाल देते हो, वैसा आंसर बॉम्ब किया है तूने। हाँ, चलो, सब करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन, स्कूटर अकाउंट डेबिट की जगह पे ना व्हीकल यूज करो वर्ड। सो व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। परचेज अ स्कूटर ऑफ 16,000, इट वॉज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट। ठीक है, तो तुमने गलती से क्या कर लिया है? कन्वेयंस अकाउंट को डेबिट मार दिया है। कितने का? 16,000 का। और व्हीकल का कितना था अपना? 16। राइट। अभी अभी सबसे पहले मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा कि ये एसेट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया। वो बंदे को लगा कि वो गाड़ी कन्वेयंस के लिए यूज होती है, इसलिए उसने कन्वेयंस में डाल दिया। ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो अभी इसको करेक्ट करेंगे हम। तो मुझे करेक्ट में क्या करना पड़ेगा? पहला, व्हीकल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 16,000 से सबसे पहले, तो टू कन्वेयंस, कन्वेयंस को क्रेडिट करना पड़ेगा 16,000 से। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये स्टार्टिंग से ही व्हीकल रिकॉर्ड हो चुका होता तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता था। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अभी
मैं एक शॉर्ट में एकदम तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैंने, जब हमें, तुम सब लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये पता है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लेट्स से व्हीकल 16,000 की, तो आइडियली क्या होता है कि ये व्हीकल की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। सपोज अज्यूम करो कि इसकी लाइफ 4 ईयर्स है। सो हम सबसे पहले एंट्री क्या मारते हैं, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। हम इसे हमारी एसेट करके दिखाते हैं और हम क्या बोलते हैं कि ये जो 16,000 का खर्चा है ये मुझे 4 साल में स्प्रेड करना है। तो मैंने बोला कि चारों साल में व्हीकल मुझे सेम बेनिफिट देने वाली है, 4 साल व्हीकल चलने वाली है। तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे ये 16,000 को 4 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। सो 16,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आएगा, 4,000, करेक्ट। अब सपोज 1 अप्रैल को मैंने ये व्हीकल खरीदी थी, तो 1 अप्रैल को मैंने व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया था 16,000 से। जैसे मेरा पहला साल खत्म हो जाता है, इसका मतलब मैंने एक पूरे साल व्हीकल यूज कर ली है। तो अब एक पूरे साल व्हीकल यूज करने के बाद व्हीकल की वैल्यू कम हो चुकी है। सो ये दिखना चाहिए कि 1 साल बाद व्हीकल अभी 16,000 की नहीं रही, उसकी वैल्यू कम हो गई है। और जितने से उसकी वैल्यू ये कम हुई है, एक्चुअली दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ यूजिंग व्हीकल फॉर द फर्स्ट ईयर, राइट। 1 साल में अगर व्हीकल को यूज करके उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू जितने से कम हुई है उसका मतलब उतनी वैल्यू का मेरा खर्चा हो गया उस साल का, उतनी वैल्यू की मैंने व्हीकल यूज कर ली है। सो मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी। मुझे एंट्री क्या मारनी होती है, ये जब तुम एसेट का जो खर्चा है, जो एसेट की कॉस्ट है 16,000, वो जब तुम उसके लाइफ पे डिवाइड करते हो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब ये 4,000 डेप्रिसिएशन है। अब जब पहला साल खत्म होगा मैं एंट्री मारूंगी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि ये तुम्हारी एसेट को यूज करने का कितना खर्चा है ये बताता है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट विच इज 4,000। कि व्हीकल की वैल्यू कम हो गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जितने से वो व्हीकल की वैल्यू कम हुई, इस साल ये साल खत्म हो गया है तो 4,000 व्हीकल को यूज करने का खर्चा है इस साल का। सो दिस इज डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा समझ गया ये क्या कंसेप्ट होता है? आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इसको सीखा हुआ है डिटेल में चैप्टर, थोड़ा बहुत क्लियर? यस, डोंट वरी, इसके बाद का चैप्टर डेप्रिसिएशन ही होने वाला है। सो आइडियली अगर मैंने व्हीकल अकाउंट को डेबिट करने की जगह पे मैंने कन्वेयंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब मेरी एसेट तो रिकॉर्ड हुई ही नहीं, वो तो कन्वेयंस में चली गई। तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने एसेट रिकॉर्ड कर दी। लेकिन और एक चीज हुई, बिकॉज एसेट रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी, उस पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी नहीं गई। तो जब मैं चीज़ों को करेक्ट कर रही हूँ, जब मैं कन्वेयंस में से हटा के व्हीकल को एसेट करके रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर वो एसेट करके रिकॉर्ड होती थी, ओके, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता था। तो अब मुझे उस पर क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, मुझे और एक चीज़ करनी पड़ेगी करेक्शन में, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। और कितना होगा वो डेप्रिसिएशन, कितना बोला है उन्होंने, 10%। मतलब अज्यूमिंग कि पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन आएगा इस पे 1600। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको मार्क करके नोटबुक में लिख लो, जब तुम पेपर भी लिखोगे तो ऐसा आवाज मेरा पीछे तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि अगर एसेट में गलती हुई है तो उसका डेप्रिसिएशन को क्या हुआ है वो चेक ही करना है। क्योंकि अगर एसेट में गलती हुई है तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन में भी गलती होने के हाईएस्ट चांसेस है, तो वो भी हमें करेक्ट करना पड़ सकता है। तो जब भी तुम्हें एसेट में गलती दिखेगी तुम खुद को पूछोगे कि इसके डेप्रिसिएशन का क्या हुआ, क्या मुझे कुछ करेक्ट करने की जरूरत है। आर वी क्लियर? इसको ये लिख के लो नोटबुक में, इसको मार्क करो, जब तुम डेप्रिसिएशन चैप्टर हमारा हो जाएगा तभी और क्लियरली समझ जाएगा। और नोटबुक में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे भी तुम लिख रहे हो वहां पे या ऊपर हेडिंग में लिख लो स्टार मार्क करके। Whenever there is mistake in an asset account,
or relating to an asset whenever there is a mistake relating to asset also check whether there is a mistake relating to depreciation. हाँ, तूने कंबाइंड एंट्री मारी क्या? हाँ। हम्म। हम्म। चलेगा, बराबर किया है, क्योंकि नेट इम्पैक्ट वही गया ना। तेरे देख, मेरा भी व्हीकल को, हाँ, सो नेट व्हीकल को तुम्हारा जो डेबिट है वो 16,000 माइनस 1600, दैट इज तुम्हारा 14,400, उससे ही गया है मेरा भी। फिर कन्वेयंस अकाउंट को क्रेडिट 16,000 का चला गया है तेरा, मेरा भी वही हुआ है। डेप्रिसिएशन को डेबिट 1600 का गया है, मेरा भी वही गया है। क्लियर? तो करेक्ट है वो, एंड तुम वैसे कंबाइंड एंट्री भी मार सकते हो। सबको ये एब्सोल्युटली क्लियर है? अब ऊपर का पेंडिंग पार्ट भी मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन का थोड़ा बता ही दिया है। A sum of rupees 800 written off as depreciation on machinery were not posted to depreciation account. मतलब मैंने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो मेरी आइडियली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लेकिन डेप्रिसिएशन में उसका पोस्टिंग ही नहीं हुआ है, तो तुम्हारी एंट्री कैसे आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, दैट इज 800। क्लियर है ये सबको इधर तक? क्या? सिली मिस्टेक कर तू। हमारी भूषण एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये मशीनरी के ऊपर का डेप्रिसिएशन ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट करना ही रह गया, यहाँ पे डेबिट ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ मशीनरी अकाउंट को जाके बैठा है। तो करेक्ट करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और सी, यहाँ पे डेबिट हुआ है क्रेडिट, तो जब तुमने गलती की तो सिर्फ क्रेडिट गया, डेबिट गया ही नहीं, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला है। तुम्हारी एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? हाँ बोलो करो। दोनों मत बोलो, एक सेकेंड एक सेकेंड, भूषण वो बोल रही थी ना, उसको कंप्लीट करने दो, फिर मैं तुम पे आती हूँ। हाँ गरिमा बोलो। क्या होता है? सॉरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना गरिमा, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ भूषण बोलो अभी। नहीं, जब वो मुझे समझा नहीं क्वेश्चन इतना क्लियरली, बट
इफ दे गिव यू 10% और 15%, मतलब तुम्हें डेप्रिसिएशन उतना परसेंट निकाल के कैलकुलेट करके एंट्री मारनी पड़ेगी ना उससे। नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹800 एट 10%, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट उन्होंने दी हुई है। अगर वो ऐसे बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ द एसेट वाज लेट से 8000 एंड डेप्रिसिएशन इज 10%, तो तुम कैलकुलेट करते थे डेप्रिसिएशन, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ज्यादा टेंशन मत लो, अगला चैप्टर ही है तो उसमें डिटेल समझ जाएगा। रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और? गरिमा तो डेप्रिसिएशन, सॉरी वापस बोलो। हाँ, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होना चाहिए था। वैसे भी उन्होंने एसेट को दिया हुआ है, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट को पोस्टिंग नहीं हुआ है। सो फिर तुम्हें यही एंट्री मारनी पड़ती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। मशीनरी जस्ट रिप्रेजेंट्स एसेट, इट कैन बी एनी एसेट। ठीक है गरिमा? यस, नेक्स्ट। पेमेंट ऑफ ₹500 to Mohan and 600 to Soham was made, but Mohan was debited to 600 with 600 and Soham with 500. So actually तुम्हारी इधर ही लिखती हूँ मैं, तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मोहन अकाउंट डेबिट 500, ठीक है, सोहम अकाउंट डेबिट 600 टू कैश अकाउंट 1100। अब तुमने गलती से क्या कर दिया है, तुमने मोहन को 600 का डेबिट दे दिया है और सोहम का को 500 का। तुम्हें ये करेक्ट करना है, तो तुम इसे कैसे करेक्ट करोगे? एक सेकेंड रुको। सोहम अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 100। इतना कंफ्यूजिंग किया उन्होंने भी, मुझे भी 1 मिनट लगा। आया है क्या ये करेक्ट? क्योंकि तुम्हें सोहम को 100 रुपए का डेबिट बढ़ाना है, तो सोहम अकाउंट डेबिट 100 और मोहन को अननेसेसरी 100 रुपए का ज्यादा क्रेडिट गया है वो कैंसिल करना है, डेबिट गया है वो कैंसिल करना है। सो सोहम अकाउंट डेबिट 100 टू मोहन अकाउंट 100। भूषण कंसेप्ट गलत जा रहा है, मतलब ये पिन पॉइंट है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तुमने ये एंट्री मार के देखनी चाहिए थी। उन्होंने जो भी गलती की है उससे ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो सस्पेंस स्टोरी में आ ही नहीं सकता है भूषण। यहाँ पे गलती कहाँ पे है कि डेबिट में 1100 ही गया है, बट अंदर अंदर के अकाउंट में बाइफर्केशन गलत हो गया, वो तुम्हें करेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें सोहन को एक्स्ट्रा डेबिट देना पड़ेगा और मोहन को जो एक्स्ट्रा डेबिट गया है वो निकाल देना पड़ेगा। ये बहुत, मैंने बोला ना, समझा तो बहुत सिंपल है, नहीं तो तुम कहीं पे भी सस्पेंस लिखते बैठते हो, वो मत करो प्लीज। हाँ, सोहम अकाउंट डेबिट 100 टू मोहन अकाउंट 100। Yes, next. Sales to X ₹500 were posted to Y's account. Again, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी X अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट 500। यह सिंपल था ये। चलो, सो क्या है हमारा, 1 हो चुका है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। चलो 8 चेक कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन है इसमें, देखो तुम्हारे होमवर्क में कितने आने वाले हैं अभी। टोटल 18 है ना? नहीं नहीं,
नहीं नहीं पढ़ा मैंने, क्या है न्यूज़, क्या हुआ है? बहुत गलत है ये, बहुत गलत है। मुझे ये समझता ही नहीं है कि आई डोंट नो ये लोग कहाँ से कौन से बेसिस पे ये सब चीजें डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है ये यार? तुम मतलब ऐसे बोल रहे हो क्या कि अगर एक बंदे ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई नहीं की लेकिन वो 12वीं में सिंसियर हो गया, तो मतलब क्या वो भुगतेगा क्या अभी? ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा है मुझे तो, मतलब ये मार्किंग सिस्टम। ओह, तुम्हारा स्टेट बोर्ड से था क्या 10th? हाँ, तेरा भी आईसीएसई था और फिर स्टेट बोर्ड आ गया। ऐसे हो ना, जिसमें अपने को 100 में से 100 मिले वही काउंट नहीं किया। कितना आ रहा है, 70? हाँ, ठीक है फिर। बच गया, तू बच गया। अगर मेरा ऐसा कैलकुलेट होता था ना कभी 10th और 11th के मार्क्स से, तो मेरे 10th तो अच्छे थे, 11th में मेरे 65% वगैरह थे। तो मेरी पूरी वाट लगती थी। हाँ हाँ, सच में इसमें बहुत इम्पैक्ट हुआ है स्पोर्ट्स पे। ऐसे नहीं लेना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, थोड़ा लॉजिकली लेना चाहिए था। हाँ, मुझे मेरे तो मैं वही बोल रही हूँ, मेरे अगर ऐसे कैलकुलेट होते तो मुझे 12th में बहुत ही खराब दिखते थे परसेंटेज, बिकॉज लिटरली आई हैव नॉट स्टडीड ओनली इन 11th स्टैंडर्ड, लिटरली नॉट स्टडीड, बिकॉज 10th में बहुत पढ़ाई कर लिया, फिर सीए में आना था, तो एवरीबडी सेड कि 12th एक ही साल है ये 11th का, तुम्हारा 12th और सीए की पढ़ाई एक साथ चालू होगी। तो दैट वाज ओनली वन कॉलेज ईयर विच वी गॉट टू एंजॉय। तो उसमें भी मैं बैठ के पढ़ाई तो करने नहीं वाली थी। तो कॉलेज आ गया, और ऊपर से थोड़े 2-3 महीने तो रोने में ही चले गए क्योंकि मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए था, और मुझे ये कॉलेज चला गया, माय फ्रेंड्स वेंट टू अनदर कॉलेज। नहीं, मुझे बीएमसीसी चाहिए था, और मेरे कुछ फ्रेंड्स बीएमसीसी में चले गए थे, और मैं मेरा एडमिशन वाडिया में हो गया, एंड पॉइंट से वो स्किप हो गए थे मार्क्स। हाँ, यूज्ड टू डू टाइम पास। पहले तो 1-2 महीने तो मैंने दुःख में ही निकाले कि हमको जो कॉलेज चाहिए था वो मिला नहीं, सो आई डिड नॉट गो टू द कॉलेज ओनली। देन आफ्टर दैट वी यूज्ड टू गो एट, हम बीएमसीसी में थोड़ा जाके बैठने के जहाँ पे फ्रेंड्स थे। फिर ऐसे हो गया कि अपने कॉलेज में कभी तो जाना पड़ेगा, घर पे लेटर आ गया कि अटेंड वगैरह नहीं करते। फिर डैडी ने भी बोला कि अरे जाओ, यू गो, यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स वगैरह वहां पे जाके, ऐसे थोड़ी होता है कि स्कूल के फ्रेंड्स के साथ ही तुम ये करोगे। फिर देन आई वेंट टू कॉलेज, अराउंड अक्टूबर नवंबर में आई स्टार्टेड टू गो टू कॉलेज, वो भी। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे फिर फ्रेंड्स हो गए। फर्स्ट 1-2 दिन में गई थी, फर्स्ट 2 days ऑफ द कॉलेज आई डिड गो, आफ्टर दैट आई डिड नॉट गो मच। फिर बाद में मैं रेगुलरली जाने लगी, देन आई मेड फ्रेंड्स देयर ऑल्सो। देन कुछ कुछ जो सिंसियर लोग थे उनको मैंने बिगाड़ा, वो बेचारे बैठते थे लेक्चर में, एंड मैं उनको बोलती थी अरे क्या तुम क्या अचीव कर लोगे इधर बैठ के, कौन पढ़ाता है, अपन लास्ट मोमेंट पे पढ़ के मैं पढ़ा दूंगी, मैं बोलती थी। क्या क्या आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई हैड दिस कॉन्फिडेंस। तो मैं उनको, दे यूज्ड टू सिंसियरली सिट, एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू टेल देम कि यहाँ पे कौन बैठता है यार, चलो नीचे जाते हैं। एंड पुणे में जहाँ पे वो कॉलेज है, इट्स अ वेरी टेम्पटिंग प्लेस। वहाँ से एक 500 मीटर्स पे देर इज अ थिएटर, अराउंड 2 किलोमीटर्स पे मॉल है अच्छा। फिर मेगडी था उधर ही, हमारा कॉलेज का कैंटीन बहुत मतलब बैठने के लिए टाइम पास है, बट द कैंपस इज वेरी गुड। ऐसा बड़ा कैंपस है मस्त, बहुत सारे झाड़ झाड़ है, तुम कहीं पे भी बैठ सकते हो। तो मैंने बोला इधर क्लासरूम में कौन बैठता है? तो ऐसे कर करके पूरा 11th स्टैंडर्ड लिटरली वी यूज्ड टू, इतना गंदा पढ़ाई, मतलब कल एग्जाम है,
रात को पढ़ने बैठे। मैथ्स तो मैंने इतना गंदा किया है 11th में, लास्ट डे पे। सो माई 11th परसेंटेज इज समवेयर अराउंड 65 वगैरह, जबकि मेरे 10th के परसेंटेज में कंपैरेटिवली वेरी गुड, इट वाज 85 प्लस। एंड देन लोगों को लगने लगा मे बी कि बिगड़ गए ये लोग वगैरह, बट ऐसा नहीं था। यू शुड बी सिंसियर एट द करेक्ट टाइम। देन व्हेन आई वेंट इनटू 12th स्टैंडर्ड, अगेन आई डिड नॉट फोकस ऑन 12th, बट आई जेन्युइनली स्टडीड गुड फॉर सीए एग्जाम्स। तो ऐसा अगर किसी से होगा तो वाट जाएगी ऐसे मार्क्स। तुम्हारा बहुत नसीब खराब है। हाँ, एंड भाटियाज इज अ वेरी कूल कॉलेज, मतलब ऐसा कुछ है। तू फिर भी काफी कंसिस्टेंटली कॉलेज गया है और क्लासरूम में बैठा है। हमारे टीचर्स को तो हमारे चेहरे ही नहीं पता थे, और हमको टीचर्स के चेहरे ही नहीं पता थे। हाँ, वो अच्छा होता है एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। हाँ, ऐसा कुछ हो गया तो क्या रन, तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला है तुम्हारा? इनके तो क्योंकि हो गए थे 12th एग्जाम्स। अच्छा, सो टू मोर प्रैक्टिकल्स आर पेंडिंग। अच्छा, 20th को होगा एंड देन द रिजल्ट विल बी गिवन। अरे तो कुछ सबमिशन होते थे ना, यहाँ अपने को भी तो होते थे, वो लिख के कुछ तो देना पड़ता है ना। Vadia has a lot of focus on EV. भूषण को नहीं मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, अभी तुमको नहीं मिलेगा। वाडिया में तो ऐसे काफी क्लासरूम भी खाली पड़े होते हैं, तुम जहाँ पे जाके बैठ के टाइम पास कर सकते हो। हाँ, दैट इज द बेस्ट पार्ट। नहीं भाई। नहीं रे। अच्छा। यस, अभी अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों को अभी ये अगले 3-4 महीने भी कॉलेज तो मुझे नहीं लगता है चालू होगा, बट प्रोबेबली आफ्टर दिवाली शायद से तुम सब लोग जाके थोड़ा एंजॉय कर पाओगे। हाँ, जिमखाना, हाँ। बहुत लोग अलग अलग करते थे, कुछ लोग जिमखाना बैठते थे, कुछ लोग अलग साइड बैठते थे, बहुत लोग का ऐसा होता है। अब क्या पता, सबका अलग अलग है। कुछ लोग मतलब डिग रहते हैं मोबाइल में, मैं तो बोलती हूँ मोबाइल फेंक ही देना चाहिए। चलो।
होमवर्क चेक करते हैं। हाँ गरिमा बोलो। कभी कौन से 3 दिन है? 21, 22 एंड 23 क्या? 21, 22, 23 क्या डेज क्या है? मंडे से है क्या मतलब? एक काम करते हैं फिर हम ना, एक ऐसा कर सकते हैं गरिमा कि बीआरएस की जो टेस्ट है हम संडे की जगह पे मंडे को ले लेते हैं, ताकि तुम टेस्ट बाद में लिख पाओगी, वो चैप्टर तुम्हारा कुछ मिस नहीं होगा। अब जो बाकी 22, 23 है, तो व्हाट आई विल डू इज जो भी लेक्चर होगा उसी दिन शाम को मैं अपलोड कर दूंगी, तो तुम शाम को देख लेना बस। ठीक है, चलो चलो अभी होमवर्क क्वेश्चन चेक करते हैं, आगे भी जाना है, ये चैप्टर जल्दी खत्म करना है मुझे ये। क्या क्या? पता नहीं, अभी ये जो आउट है कब से होगा, जनरली सीबीएसई के गाइडलाइंस पे ही सब चलते हैं, सो पता नहीं अभी कैसे होगा। देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं अभी, बाहर जब न्यूज आएगी तभी समझेगा। चलो चलो। चलो चलो, 8 वाला कर लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहले उन्होंने क्या बोला है? मटेरियल फ्रॉम स्टोर ₹5,000। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकेंड। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। एकदम से क्या हो गया? हाँ, अब दिख रही है ना? हाँ ठीक है। सो मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5,000, वेजेस 2,000 had been used in making tools and implements for use in own factory। नेटवर्क चला गया, एक सेकेंड। हाँ, हम पहला वाला डिस्कस कर रहे थे कि मटेरियल फ्रॉम स्टोर ऑफ ₹5,000, वेजेस ₹2,000, they had been used in making tools and implements for use in own factory, but no adjustment were made in the books। ओके, संजोत एक्सप्लेन करो क्या हुआ है ये और क्या एंट्री मारी तुमने? अच्छा, ओके। किसी ने कुछ और एंट्री मारी है? एनी अदर एंट्री? सेम एज संजोत, ओके। आयुष तुमने? ओके। उसके एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 2,000, टू कैश अकाउंट 7,000। हम्म। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अरे तूने बोला सेम है संजोत। अच्छा, मटेरियल फ्रॉम स्टोर ₹5,000 and wages ₹2,000 had been used in making tools and implements for use in own factory, but no adjustment were made in the books। इसका मतलब क्या होता है प्लीज अंडरस्टैंड, कि जब तुमने मटेरियल फ्रॉम स्टोर मतलब तुमने कुछ तो माल खरीद के लेके आए थे तुम, जो स्टोर में पड़ा था। अब जब तुम उसे खरीद के लेके आए होगे, तुमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। क्या हो
गया अभी स्क्रीन का? परचेज वाले गुड्स ही अज्यूम होते हैं, ये वही होते हैं। हाँ, उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट 5। हाँ रुको एक मिनट, मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो गुड्स जो तुमने खरीदे जब होंगे, अब वो जो स्टोर में पड़े हुए हैं, तो उसे परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा। आपने कुछ वर्कर्स को वेजेस पे किया, आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट किया 2000 टू लेट से वॉट एवर इट इज कैश ऑब्लिक बैंक 7000। बाद में जाके यू रियलाइज्ड कि अरे ये जो गुड्स है वो तो मैंने टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में यूज किया है, कि जो मेरे फैक्ट्री के लिए टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में बना रहा हूँ या बना रही हूँ उसके लिए यूज किए गए हैं। सो अगर वो कोई एसेट के लिए यूज किए गए हैं तो वो परचेज अकाउंट में तो पड़ने ही नहीं चाहिए। लाइकवाइज अगर आपने कुछ वर्कर्स को पैसे दिए हुए हैं कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उस केस में अगेन वो एसेट अकाउंट में जाने चाहिए ना, वो वेजेस अकाउंट में रह ही नहीं सकते हैं। सो दैट मेरी एंट्री क्या होगी, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स अकाउंट डेबिट 7000, कि एसेट अकाउंट को ये डेबिट होना चाहिए था। टू परचेज अकाउंट में जो गया है वो कैंसिल कर देना पड़ेगा 5000 का, एंड टू वेजेस अकाउंट में जो गया है उसे कैंसिल करना पड़ेगा 2000 से। सो नो एडजस्टमेंट वॉज मेड का मतलब ये होता है कि वो गुड्स परचेज में डेबिट करके पड़े हुए हैं, वेजेस वेजेस में डेबिट करके पड़े हुए हैं, बट सिंस दिस मटेरियल एंड वेजेस हैव बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट, तो ये एसेट अकाउंट को डेबिट होने चाहिए थे। तो करेक्ट एंट्री यही होगी, आयुष की काफी हद तक राइट थी कि तुम एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे और परचेज और वेजेस में से उसको निकाल दोगे। क्लियर है क्या? हाँ नहीं, वैसे ऐसे अज्यूम करना है कि वो जा चुके हैं। हो गई है, हमने एडजस्ट नहीं किया कुछ भी बाद में। राइट। कैरन संजोत, अब क्लियर हुआ क्या कि इसका मतलब क्या था? यस, ओके। नेक्स्ट, wages paid for construction of the office debited to wages account 13,000। आई गेस ये सबने एंट्री मारी होगी, ऑफिस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 13,000। यस, हाँ बिल्डिंग भी चलेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। Wages paid rupees 3720 were recorded in the cash book as 3270। ओके, सो आपने वेजेस पे किए हैं 3720 के, लेकिन गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए 3270। मतलब आपने ऐसे लिखा होगा कैश बुक में, बाय वेजेस 3270। अब आइडियली अगर तुम देखते हो कि अगर तुमने कैश बुक में ऐसे लिखा है 3270, तो कैश अकाउंट में तो प्रॉब्लम हुआ ही हुआ, लेकिन जब इधर से पोस्ट करोगे तो वेजेस अकाउंट में भी प्रॉब्लम आएगा। यस, सो तुमने एंट्री क्या मारनी चाहिए, तुमने एंट्री मारनी चाहिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में से ज्यादा कैश जानी चाहिए वो भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें। 3720 माइनस 3270, 450। क्योंकि समझो यहाँ पे कैश को क्रेडिट कम गया है, कैश बुक से लेजर पोस्टिंग होता है, तो जब तुम वेजेस अकाउंट में डालोगे तो उसको भी डेबिट 3270 का ही जाना है, जबकि 3720 का जाना चाहिए था। तो तुम्हें 450 से वेजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे और जो कैश बाहर गई है वो भी ज्यादा दिखानी पड़ेगी। आर वी क्लियर? यस, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ चेक फॉर रुपीज 500 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वॉज डिसऑनर्ड एंड इट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। कुछ भी किया है ये, तो तुम्हारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी तुम्हारी, सेल्स सॉरी अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। यस, सबको समझा है क्या? योर करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुमने गलती से एंट्री मारी है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक।
So now your rectification entry has to be Ashok account debit to sales return. नेक्स्ट फिफ्थ वाला ना, ठीक है. ₹10,000 paid to Gopal Furniture Store for the purchase of furniture as per their cash memo was debited to furniture account. हाँ देखो, ₹10,000 was paid to Gopal Furniture Store for the purchase of furniture. ओके, एज पर देयर कैश मेमो. अब कैश मेमो का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बनता है. जैसे हमने सब्सिडरी बुक्स में देखा था कि परचेज के वक्त इनवॉइस बनता है, सेल्स के वक्त इनवॉइस बनता है, डेबिट नोट बनती है, क्रेडिट नोट्स बनती है. वैसे जब भी तुम कोई गुड्स कैश पे बेचते हो ना तो कैश मेमो बनता है. सो कैश मेमो कब बनता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश. ठीक है, तो तुम्हारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने डेबिट किया फर्नीचर अकाउंट को, विच इज करेक्ट ओनली. फर्नीचर को ही डेबिट करना चाहिए था, उन्होंने फर्नीचर को ही किया है. सो देयर इज नो एरर हियर, नो एरर. तो हम वहां पे तुम्हें लिखना एक्सपेक्टेड है कि देयर इज नो एरर, इट शुड हैव बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट ओनली एंड दैट इज व्हाई नो रेक्टिफिकेशन इज नीडेड. ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि वो तुम्हें करेक्ट दे दे. समझा ये? यस. अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ है तो आर मार्क करो. हाँ, क्यों लेके, वाई? तो उसको डेबिट होना चाहिए था. तुमने संजो उससे फर्नीचर परचेज किया है ना, तो तुम्हारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर टू कैश होनी चाहिए थी, गोपाल भी नहीं, क्योंकि कैश मेमो बोला है, उधारी का ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश का है, और फर्नीचर को ही डेबिट गया हुआ है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि अरे कुछ तो ये आया है मतलब इसको रेक्टिफाई करना ही है. अगर आपको लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर रखो. अगर करेक्ट एंट्री में फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए और उन्होंने उसको ही डेबिट किया है तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई, गलती नहीं हुई, फिर तो करेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. Now, there were 3 compensatory errors. Okay. Purchase return book was overcast by 100. ये compensating errors कैसे है देखो. उन्होंने परचेज रिटर्न बुक के टोटल 100 से ज़्यादा ले ली, मतलब 100 से क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है. डिस्काउंट अलाउड टू महेश ₹80 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब 80 से एक्सपेंस कम दिख रहा है. And the total of one page of sales book was carried forward to the next page as 680 instead of 860. मतलब क्रेडिट वापस तुम्हारा कुछ तो कम गया हुआ है. सो कितने से कम गया है, 860 माइनस 680, 180. ओके, सो मतलब तुम्हारा 100 रुपए से क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, 180 से क्रेडिट कम दिख रहा है. सो नेट तुम्हारा क्रेडिट कम कितने से दिख रहा है, 80 से, और तुम्हारा एक्सपेंस भी 80 से कम दिख रहा है. कंपेंसेटिंग एरर हो गया ये. तो ये कंपेंसेटिंग कैसे, पहले ये समझा क्या? यस. हाँ देखो, क्या हुआ था, पहली जो तुमने गलती की गरिमा, परचेज रिटर्न बुक को 100 रुपए से ज्यादा दिखा दिया, मतलब क्रेडिट 100 रुपए से ज्यादा दिख रहा है. ओके, देन क्या हुआ, तुमने 80 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अकाउंट में डाला ही नहीं है, तो तुम्हारा एक्सपेंस 80 से कम दिख रहा है. सो डेबिट 80 से कम दिख रहा है. और जो सेल्स बुक है, तुमने क्या किया कि एक पेज की टोटल दूसरे पेज पे तुम लेके गए, लेकिन जब तुम लेके गए तो 860 की जगह पे तुम 680 करके लेके गए, मतलब तुमने क्रेडिट कम दिखा दिया. कितने से क्रेडिट कम दिखाया, 180 का. हाँ, तो देखो क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है 100 का,
कम दिख रहा है 180 का, मतलब नेट मैं बोल सकती हूँ क्या कि क्रेडिट 80 रुपए से कम दिख रहा है। सेल्स के वक्त 180 से क्रेडिट कम दिख रहा है और यहाँ पे 100 से ज्यादा दिख रहा है। सो 180 माइनस 100, फाइनल पोजीशन इज मेरा क्रेडिट 80 से कम दिख रहा है। यस और मेरा डेबिट भी तो 80 से कम दिख रहा है। सो फाइनल इज क्रेडिट 80 से कम, डेबिट भी 80 से कम। ओके सो ये ऐसे कंपेंसेटिंग है, इनको करेक्ट करते वक्त इंडिविजुअली मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। सो तुम इंडिविजुअली इसको कैसे करेक्ट करोगे देखो। परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100, तुम्हारी एंट्री आ जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100। ठीक है, ये पहली एंट्री। उसके बाद तुमने डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 80। यस और नो, ये दोनों क्लियर? यस। सेल्स यहाँ 180 से बढ़ाना है, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 180। राइट। हाँ इंडिविजुअली मैं सॉल्व कर रही हूँ ना सस्पेंस को लेके आयुष। देख तो सबका देख, हाँ डाल रहे हैं सिर्फ, वो जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली। देखना तूने परचेज रिटर्न के केस में तूने सस्पेंस को क्या दिया, क्रेडिट दिया 100 का, यहाँ पे सस्पेंस को क्रेडिट दिया 80 का, और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दिया 180 का। जीरो हो गया ना सस्पेंस खुद ही। राइट, क्योंकि इंडिविजुअल एरर से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है ना, इंडिविजुअल एरर से। सो इंडिविजुअल एरर सस्पेंस क्रिएट करता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए भी सस्पेंस आएगा ऐसे। एब्सोल्युटली क्लियर है 8 तक, किसी को कुछ भी डाउट है? नो। ठीक है चलो, 9th सॉल्व करने के लिए लो। 10 मिनट्स है, 10 मिनट में होना चाहिए, फिर मैं चेक करूंगी, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। फिर हम मॉड्यूल में एक स्लाइड अलग क्वेश्चन है उस पर जाएंगे, वो सॉल्व करेंगे। चलो मैं लूँ क्या अभी चेक करने को? मैम 1 मिनट दो मैम, लास्ट हो जाएगा मैम, मतलब से बैलेंस है, मुझे लगा एक बार। करो, लास्ट 1 मिनट है सबके लिए।
मैम हो गया। चलो अभी सबका करूं मैं चेक। संजोत, कैरन, भूषण, गरिमा, हो गया मैम। हो गया। चलो, आई होप तुम सब लोगों ने सस्पेंस अकाउंट भी बनाया है। अब बुक कीपर प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस on 31st March 2013 which showed a difference of 2715. The difference was placed to the debit of suspense. तो तुमने जो सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो उसके डेबिट में तुमने लिखा होगा टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 2715। अब आगे क्या हुआ है देखो, फॉलोइंग एरर्स डिस्कवर हुए थे। ₹710, the total of sales return book has been posted to the credit of purchase return book. बाप रे। सो तुम उसको करेक्ट कैसे करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट जाना चाहिए 710 का, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट जाना चाहिए 710 का, टू सस्पेंस अकाउंट आना चाहिए 1420 का। सो यहाँ पे टोटल 1420 सस्पेंस में जाएगा। एक्चुअली तुम लेजर प्रॉपर पोस्टिंग करना है तो तुम कैसे करोगे? बाय सेल्स रिटर्न 710 बाय परचेज रिटर्न 710। क्लियर? सॉरी, किसी को कुछ डाउट है क्या? इस एंट्री में सस्पेंस क्यों आया है? क्योंकि ₹710 द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, मतलब वो सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था, बराबर, मतलब कहीं तो डेबिट में 710 जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वो डेबिट का इम्पैक्ट, अब देखो जब सेल्स रिटर्न होता है तो हम एंट्री क्या मारते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सपोज 710। ओके, तो ये जो डेबिट इम्पैक्ट था, वो डेबिट का इम्पैक्ट गलती से आपने परचेज रिटर्न के क्रेडिट में लिख दिया है। मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट हुआ और बाकी का कस्टमर को तो क्रेडिट इम्पैक्ट गया ही था। सो दोनों क्रेडिट इम्पैक्ट ही गए ना, दो क्रेडिट इम्पैक्ट गए, मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया। इसके लिए इसे करेक्ट करने के लिए सस्पेंस आएगा। क्लियर? हाँ, चलो ये हो गया। An item of 626 written off as bad debts from Chandrakant has not been debited to bad debts account. तो मतलब तुम्हारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। चंद्रकांत को क्रेडिट चला गया है लेकिन बैड डेट्स को डेबिट गया ही नहीं है। हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 626। यस, तो यहाँ पे बाय बैड डेट्स आ जाएगा 626। इधर तक क्लियर? जाना है आगे? यस। थर्ड, goods sold to X and Y for 1600 and 1200 respectively, but were recorded in sales book as to X 1200 and Y 1600. तो तुमने सेल्स बुक में सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे कर ली, इसके वजह से सेल्स बुक के टोटल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, तो सेल्स अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तुमने सेल्स बुक में 1200 और 1600 लिखा है, तो सेल्स बुक की टोटल करेक्ट ही आने वाली है। सिर्फ लेजर पोस्टिंग करते वक्त अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि x को डेबिट जाएगा 1200 का और y को डेबिट जाएगा 1600 का। ये प्रॉब्लम हो गया है। x को डेबिट कितने का जाना चाहिए था? 1600 का, तो मुझे x को और डेबिट देना पड़ेगा, x अकाउंट डेबिट 400, और y को 1200 का डेबिट जाना चाहिए था लेकिन 1600 का गया है, मतलब 400 रुपए का एक्स्ट्रा गया है डेबिट, वो कैंसिल करना पड़ेगा। सो टू y अकाउंट 400। ये समझा है या नहीं समझा है? ओके, तो ये भी हो गया। किसी को पक्का कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके, अब आगे जाते हैं। गुड्स ऑफ ₹850 were returned to भारद्वाज, ठीक है।
इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 580। जब ऐसा हो जाए ना, तुम लिख के रखो क्या था, हमने 850 के गुड्स भारद्वाज को रिटर्न किए थे, तो हमारी एंट्री क्या आनी चाहिए थी, भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न जो भी उसका स्पेलिंग होगा, कितना है उसका अमाउंट 850। लेकिन गलती से तुमने इसको रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया है मुझे बताओ, परचेज बुक में तुम्हारी एंट्री चली गई, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू भारद्वाज, कितना गया वो भी 580। अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, मुझे भारद्वाज को डेबिट देना पड़ेगा कितने का, 850 का जो जाना चाहिए था वो मैंने डाल दिया, और ये 580 जो नहीं जाना चाहिए था वो कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्लस 580 का टू परचेज रिटर्न को क्रेडिट ही नहीं गया 850 का, वो डालना पड़ेगा, और परचेज को ये जो गलत डेबिट गया है वो कैंसिल करना पड़ेगा, सो टू परचेजेस 580, सो 850 प्लस 580 तब 1430। मेरा गलत आया क्या ये? मैंने अब वो ऐसा अज्यूम नहीं, मैंने ऐसा गलती किया कि भारद्वाज को जो परचेज से भी डेबिट परचेज अकाउंट में किया था रिकॉर्ड, करके उसको डेबिट ही किया, ऐसा मैंने हाँ, सोच के नहीं वो किया। गलत हो गया एकदम ही, हाँ, उल्टा कर दिया। अच्छा, बाकी सब मैंने करेक्ट किया है। यस, ओके। मैं कैसे किया? हाँ, तो लिख लो। हाँ, नहीं, क्योंकि जब यस गलती हुई थी तो ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है गलती की वजह से। यस सबको क्लियर, जाऊं मैं आगे। यस An amount of rupees 675 for a credit sale to Govind. Although correctly entered in the sales book, it has been wrongly posted at 756. तो सेल्स बुक में जाके मैंने बराबर से लिखा कि गोविंद 675, वो फिगर करेक्टली लिखी है, मतलब सेल्स बुक का जो टोटल आया वो करेक्ट आया, तो सेल्स अकाउंट में जो गया वो करेक्ट गया है। लेकिन जब मैं सेल्स बुक से इंडिविजुअल बंदे के अकाउंट को डेबिट करती हूँ, तो मैंने गोविंद अकाउंट को डेबिट करते वक्त 756 कर लिया है। आयुष तेरा ऑडियो ऑफ कर, मेरा ही आवाज एको हो रहा है। हाँ। हाँ, सो समझा क्या, तुम्हें ये क्लियरली समझना चाहिए कि अगर तुमने सेल्स बुक में कोई चीज करेक्टली लिखी है 675 करके, तो सेल्स बुक की टोटल तो करेक्ट आने वाली है, मतलब सेल्स अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोस्टिंग करते वक्त कहाँ पे गलत गया है, सेल्स बुक से जब हम इंडिविजुअली एक एक डेटर के अकाउंट को पोस्ट करते हैं वहां पे प्रॉब्लम आ गया है, 675 की जगह पे 756। सो गरिमा मिस्टेक समझा क्या हुआ है? यस, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, गोविंद को एक्स्ट्रा डेबिट गया है वो कैंसिल करना पड़ेगा, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 756 माइनस 675 मतलब 81। सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट बराबर से गया है, सिर्फ डेबिट गलत गया है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, इसके लिए तुम्हारी एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविंद 81। सो यहाँ पे टू गोविंद 81। पूनम तुम्हारा ये पूरा ही लेक्चर चला गया है, तो सर को बोल के इसका रिकॉर्डिंग ले लेना। मैंने हाँ भूषण, क्या किया तुमने इधर?
कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब वापस सेल्स अकाउंट आएगा ही नहीं ना। तुमने अगर सेल्स बुक में यहाँ पे 676 लिखा है तो यहाँ पे टोटल आते वक्त भी सेल्स बुक में वो 676 से ही टोटल आने वाला है, या जो भी फिगर था वो 675 675 से ही आने वाला है। तो टोटल में अगर 675 ही पकड़ा गया है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से तुम इंडिविजुअल फिगर कौन से अकाउंट में पोस्ट करते हो? डेटर के अकाउंट में। तो इंडिविजुअल जहाँ पे पोस्ट करने जाओगे वहां पे ये प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारा। ये तुम्हें तभी समझेगा जब तुम्हें सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग एब्सोल्युटली क्लियर है। सबको पक्का क्लियर है ये? मैं जाऊँ आगे? यस, चलो ये भी हो गया। A sum of rupees 375 owed by Ravi, मतलब Ravi was supposed to pay us. It has been included in the list of sundry creditors. अगर ओ मतलब देना by रवि, तो अगर रवि का देना बन रहा था, रवि was supposed to pay us, तो रवि हमारे लिए डेटर बन गया है। तो डेटर के लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए था 375 का। आपने गलती से उसका नाम क्रेडिटर्स में डाल दिया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो मुझे क्रेडिटर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। सो क्रेडिट द क्रेडिटर्स होता है, उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट देना पड़ेगा। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने से कैंसिल करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को? 375। क्रेडिटर्स को कैंसिल हो गया, लेकिन डेटर्स की लिस्ट में भी तो उसको डालना पड़ेगा। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, हाँ, या रवि अकाउंट डेबिट 375 टू सस्पेंस। क्योंकि सस्पेंस क्यों आएगा? जो चीज तुमने डेबिट में लिखनी चाहिए थी वो तुमने क्रेडिट में लिख दी थी। तो अगर डेबिट की चीज क्रेडिट में लिख दी, ऑफ कोर्स ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, वो भी ट्वाइस द अमाउंट से। एक तो तुमने डेबिट कम लिखा, ऊपर से क्रेडिट बढ़ाया। सो नाउ तुम्हारा 375 इंटू 2 750 से तुम्हारा आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। क्या ये समझ रहा है? यस। तो सस्पेंस के क्रेडिट में जाके हम लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 375 बाय सन्ड्री डेटर्स 375। तुम रवि अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो, अल्टीमेटली वो डेटर्स में ही पकड़ा जाएगा। An amount of rupees 750 spent on the repairs of an old machinery has been debited to repairs account. ओल्ड मशीनरी जो हमारे पास है, अगर हम उसे रिपेयर करते हैं तो उसके रिपेयर का खर्चा रिपेयर्स अकाउंट में ही जाना चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट को ही डेबिट होना चाहिए था। तो यहाँ पे देर इज नो एरर ओनली। तो हम लिखेंगे कि whenever you are undertaking repairs of old machinery, it is revenue expenditure, it should have been debited to repairs account only, therefore there is no error। हाँ, हाँ, तुम वैसे कर सकते हो। अभी हम वही चेक करेंगे कि क्या होगा। वैसे ही हो रहा है क्या? हाँ, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, हाँ, so we don't have to rectify it, there is, since there is no error, चलेगा। चलो, अब ये हो गया। अब देखते हैं सस्पेंस अकाउंट की पोजीशन क्या है। डेबिट है 2715 प्लस 81 का। ओके, तो 2796 का डेबिट है, माइनस 710 माइनस 710 माइनस 625 माइनस 375 माइनस 375 625 था क्या? सो ये टैली हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट तुम्हारा मैच हो रहा है।
राइट। सो जब तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट मैच होगा, तुम दोनों साइड पे 2796 आ रहा है ना, ये क्या है, 626 ही था क्या, वो फिगर क्या है? 626 ही है। हाँ, तो हम यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि since suspense account is getting closed, it means that all the errors have been identified and they have been rectified. Since सारी गलतियों को करेक्ट कर दिया है, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट में कुछ अभी बैलेंस नहीं रह रहा है, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जा रहा है। अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रहता था, उसका मतलब अभी भी थोड़ी गलतियां बाकी है जो हमने मिली नहीं है और हमने उन्हें रेक्टिफाई नहीं किया है। So, when suspense account tallies, it means all errors have been detected and corrected. पार्शियली ऐसा मतलब ये हम अज्यूम करते हैं, और अगर सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस रह रहा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि अज्यूम नहीं, फिर तो वो इंडिकेटर ही है कि ऑल द एरर्स हैव नॉट येट बीन लोकेटेड, अगर वो टैली होता नहीं है तो। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, चलो, तो ये भी हो गया। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देती हूँ मैं। कल हमें कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथ में, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चले जाएंगे, स्टेज 3 पे। टेंथ होमवर्क ले लो, एक हर ट्रांजैक्शन में से इसमें तुम्हें कंफ्यूजन होने वाला है। ट्वेल्थ ले लो, और 14th ले लो होमवर्क। कल हम मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्टेज 3 पे जाएंगे। ट्राई करेंगे कि ये जल्दी खत्म हो जाए चैप्टर अभी, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन भी करना है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी यही महीने में खत्म करना है। चलो, सो तुम्हारा फाइनल होमवर्क क्या है? 10th is your homework, 12th is homework and 14th is homework. Clear? Let's stop.